नमस्ते बच्चों, अभी तक हम विपणन मिश्र के अलग अलग घटकों के बारे में पढ़ चुके हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, जैसे कि हम प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राइस मिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा तीसरा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या स्थान मिश्र, और चौथा बचा है हमारा प्रवर्तन मिश्र। तो स्थान मिश्र देखते हैं क्या होता है बेटा। हाँ जी, हेडिंग डाल सकते हैं आप, स्थान मिश्र या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बेटे स्थान मिश्र? ये एक्चुअली दो चीज़ों को मिलाकर बनता है। दो चीज़ें क्या? एक तो वो लोग जो कि उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और दूसरा वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से ये लोग उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, स्थान मिश्र क्या है? दो चीज़ों का मिश्रण। किन किन चीज़ों का? उस प्रक्रिया का जिसके मदद से उत्पाद को ट्रांसफ़र किया जाता है, और उन लोगों का जिनकी मदद से उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। तो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को भौतिक वितरण के नाम से जाना जाता है, और वो जो लोग होते हैं जो भौतिक वितरण की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं या भौतिक वितरण की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं, उन लोगों को हम वितरण माध्य के नाम से जानते हैं। वितरण माध्य का मतलब जैसे होलसेलर, रिटेलर्स, एजेंट, ये सब जो है ये हमारे वितरण माध्य के अंदर आते हैं। तो स्थान मिश्र क्या है? स्थान मिश्र वह प्रक्रिया तथा उन व्यक्तियों का समूह है जो उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग। कौन कौन से? भौतिक वितरण और वितरण माध्य। तो भौतिक वितरण क्या है? भौतिक वितरण वह प्रक्रिया है, क्या है भौतिक वितरण? एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। और वितरण माध्य क्या है? वितरण माध्य वे व्यक्ति, संगठन या व्यक्तियों का समूह है जो उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। एक बार इन तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। इन परिभाषाओं को नोट कर लीजिए बेटा। भौतिक वितरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। वितरण माध्य में वे सभी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या संगठन शामिल होते हैं जो उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और स्थान मिश्र क्या है? उन सभी व्यक्तियों का समूह और वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इन तीनों परिभाषाओं को नोट कर लीजिए। इससे ज़्यादा हम भौतिक वितरण में या स्थान मिश्र में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम अगले उसकी तरफ चलते हैं। हमारे विपणन मिश्र का चौथा और आखिरी घटक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है प्रवर्तन मिश्र। क्या है? प्रवर्तन मिश्र, और इसको हम प्रमोशन मिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं बेटा? ये आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत काम आएगा हमारे। प्रमोशन मिक्स 4 चीज़ों को मिलाकर बनता है। क्या क्या? विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन और जनसंपर्क। विज्ञापन को एडवर्टाइजिंग, व्यक्तिगत विक्रय को पर्सनल सेलिंग, विक्रय संवर्धन को सेल्स प्रमोशन, और जनसंपर्क को पब्लिक रिलेशन। अभी इनके सबके बारे में डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। तो प्रवर्तन मिश्र के कितने घटक हैं? 4। जैसे विपणन मिश्र के 4 घटक हैं, वैसे ही प्रवर्तन मिश्र के भी 4 घटक, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन और जनसंपर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रवर्तन मिश्र क्या होता है एक्चुअली। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, प्रवर्तन मिश्र या प्रमोशन मिक्स। क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्रवर्तन मिश्र का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन मिक्स? एक संगठन द्वारा अपने संप्रेषण के उद्देश्यों को, संप्रेषण के उद्देश्य मतलब ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी, टू द कस्टमर्स एट लार्ज, ग्राहकों को या समाज को वो संगठन अपने उत्पाद के बारे में बताना चाहता है। संप्रेषण करने का मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म करना। तो एक संगठन द्वारा अपने संप्रेषण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रवर्तन तकनीकों को मिलाकर प्रयोग करना। जितनी भी प्रवर्तन तकनीकों के नाम हमने पढ़े हैं, क्या क्या नाम पढ़े अभी हमने? विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन और जनसंपर्क। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर जनसंपर्क की जगह प्रचार भी लिखा हुआ है। हम प्रचार के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या होता है। एक्चुअली प्रचार फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो एक संगठन द्वारा अपने संप्रेषण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रवर्तन तकनीकों को मिलाकर प्रयोग करना प्रवर्तन मिश्र कहलाता है। जब सारी प्रवर्तन तकनीकों को मिला के वो इस्तेमाल करता है तो इन सभी तकनीकों को
इन टोटलिटी हम प्रवर्तन मिश्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम प्रवर्तन मिश्र की सबसे पहली जो तकनीक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रवर्तन मिश्र की सबसे पहली तकनीक क्या पढ़ी अभी हमने? विज्ञापन। विज्ञापन या फिर एडवर्टाइजिंग। आपने एडवर्टाइजिंग देखी है, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। कहाँ कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं? टीवी में आता है, इंटरनेट पर आता है, रेडियो में आता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। न्यूज़पेपर के अंदर भी कई बार कुछ कागज़ लग के पैम्फलेट्स बोलते हैं जिनको, वो कागज़ लग कर भी आते हैं, हैंडबिल्स बोला जाता है। तो विज्ञापन क्या है? वो तरीका जिसके माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचा जाए, उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए। कैसे? क्या परिभाषा है? विज्ञापन एक ऐसा अव्यक्तिगत संप्रेषण है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, अव्यक्तिगत संप्रेषण, वेरी इंपॉर्टेंट। विज्ञापन एक ऐसा अव्यक्तिगत संप्रेषण है जिसमें विपणनकर्ता भुगतान के बदले, यानी कि किसी पेमेंट के बदले में, भुगतान के बदले किसी चिन्हित विज्ञापन दाता से, ये एक्चुअली मिस हो गया था, तो विज्ञापन जिससे विपणनकर्ता भुगतान के बदले किसी चिन्हित विज्ञापन दाता से किसी वस्तु या सेवा का प्रवर्तन करवाता है। क्या है इसका मतलब? ये अव्यक्तिगत संप्रेषण। फिर विपणनकर्ता अपने प्रोडक्ट के बारे में सूचित करना चाहता है, लेकिन जिससे वो सूचित करवाता है उसको भुगतान करना पड़ता है। यानी कि जब विपणनकर्ता भुगतान करता है, उस भुगतान के बदले में वो व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई ये सामान बहुत अच्छा है। अगर हमारे बिना कहे, हमारे बिना भुगतान के न्यूज़पेपर में ये खबर आए कि भाई इस कंपनी का सामान बहुत ही अच्छा है, या इन्होंने एक ऐसी कार बना दी है जो पानी से चलेगी, हमारे बिना भुगतान के न्यूज़पेपर में ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है हमारे बारे में, उसे हम प्रचार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रवर्तन मिश्र का जो चौथा घटक है, जिसके बारे में जो हमारे सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, अगर ऐसी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मीडिया में, सोशल मीडिया में हमारे बारे में आ रही है जिसके लिए हमने पेमेंट नहीं की है, ऐसी प्रवर्तन की तकनीक को हम प्रचार के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम उसके बदले में भुगतान कर रहे हैं और किसी चिन्हित विज्ञापन दाता से वो करवा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? विज्ञापन। तो विज्ञापन की 3 विशेषताएं हो गई। क्या क्या 3 विशेषताएं हो गई? पहली विशेषता, भुगतान स्वरूप। भुगतान स्वरूप का मतलब है भुगतान के बदले में वो कहता है हमारे बारे में अच्छी बातें। तो पैसा दो, अपने बारे में अच्छी बातें बुलवाओ। पैसे दिए, विज्ञापन बनवा लिया, ये है भुगतान स्वरूप। दूसरा, अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत क्यों? क्योंकि इसमें कोई आमने सामने बातचीत नहीं होती। हम अगर टीवी में देख रहे हैं तो केवल जो टीवी में ऐड आ रही है वो बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। दूसरा, हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं तो हम उस ऐड को केवल पढ़ रहे हैं, हम अपने विचार नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं उनको। हम यहाँ पर ये जो है, ये व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, और ये ऐड है। टीवी हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकती है। इन दोनों के बीच में एक LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसे ये लांघ नहीं पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इसलिए अव्यक्तिगत है। क्यों? क्योंकि विज्ञापन देखने वाला और विज्ञापन करने वाला दोनों आमने सामने नहीं है, फटाफट फीडबैक नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। तो 2 विशेषताएं विज्ञापन की। पहली विशेषता भुगतान स्वरूप, दूसरी विशेषता कि ये अव्यक्तिगत है। तीसरा, हमेशा जो विज्ञापन है वो किसी चिन्हित विज्ञापन दाता से ही बनवाया जाता है। विज्ञापन दाता चिन्हित क्यों? वो एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड में और विज्ञापन बनाने में मेहनत करता है, उसमें लागत लगती है। तो 3 विशेषताएं विज्ञापन की, 3 विशेषताएं, भुगतान स्वरूप, अव्यक्तिगत और चिन्हित विज्ञापन दाता। इसे नोट कर लीजिए। अभी इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके ये तीनों विशेषताओं का एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले भुगतान स्वरूप, यह संप्रेषण का एक ऐसा स्वरूप है जिसके लिए विपणनकर्ता को भुगतान करना पड़ता है, और अगर भुगतान ना करना पड़े तो हमारे बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आए तो वो क्या कहलाती है? प्रचार। दूसरा, ये अव्यक्तिगत है। क्यों है ये अव्यक्तिगत पद्धति? यह प्रवर्तन की अव्यक्तिगत पद्धति है। क्यों? क्योंकि इसमें विज्ञापन दाता और व्यक्ति, जो देखने वाला व्यक्ति है, वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, संवाद नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई। तीसरा, चिन्हित विज्ञापन दाता। विज्ञापन आमतौर पर उन चिन्हित विज्ञापन दाताओं द्वारा बनाया जाता है जो इस क्षेत्र में निपुण होते हैं। हम खुद नहीं बैठ जाते अपना एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए। इसे नोट कर लीजिए। विज्ञापन से कोई फायदे भी होते हैं क्या? होते हैं।
तो देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए विज्ञापन से लाभ। हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें आएगा करने के लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि विज्ञापन से हमें फ़ायदा क्या है, क्या बेनिफिट होता है अगर हम विज्ञापन, या कंपनी के दृष्टिकोण से कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, कस्टमर के दृष्टिकोण से हमें क्या बेनिफिट होता है विज्ञापन का। हमें सोचना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, सबसे पहली बात, अगर हम कंपनी के दृष्टिकोण से देखें तो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच होती है इसकी। बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच कैसे? एक बार टीवी में ऐड आई तो वो एक साथ कितने लोगों तक पहुंचती है। अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और उस क्रिकेट मैच के दौरान कोई ऐड आ रही है, तो वो सोचिए उस टाइम जितने लोग वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वो ऐड उन सभी लोगों तक जा रही है। ऐसे ही रेडियो, जितने लोग उस समय वो रेडियो सुन रहे हैं उन तक वो जा रहा है। इंटरनेट तक आजकल बहुत तेज़ी से एक मकड़ जाल की तरह लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे ही न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में अगर कोई विज्ञापन आता है तो उसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लंबे समय तक वो छपा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, तो लोग उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो पहला फ़ायदा, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच होती है इसकी। दूसरा बेनिफिट, ग्राहक संतुष्टि और विश्वास में वृद्धि होती है। जब हम किसी प्रोडक्ट की ऐड देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, और बहुत बार ऐसा होता भी है, कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है और हमें उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी उसके गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो टीवी पर ही या इंटरनेट पर या रेडियो पर ही पता चल जाती हैं। तो इसलिए विज्ञापन देखकर जब कोई ग्राहक सामान खरीदता है तो वो अपेक्षाकृत, बशर्ते कि वो विज्ञापन सच्चा हो, क्योंकि हम झूठा विज्ञापन नहीं दे सकते हैं और हमें देना भी नहीं चाहिए। तो ग्राहक संतुष्टि में भी वृद्धि होती है और उनके विश्वास में भी वृद्धि होती है। तीसरा बेनिफिट, क्लैरिटी, स्पष्टता इतनी ज़्यादा होती है, इतनी क्लैरिटी होती है, हमें दिखाई देता है कि ओहो, डोमिनोज के पिज़्ज़ा में से वाह भाई वाह, क्या डबल चीज़ पिज़्ज़ा निकल के आ रहा है, कितने चीज़ निकल रहा है, कितने वेजिटेबल्स है, वो देख के ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। कैसे? ग्राफिक्स की वजह से, आर्ट की वजह से, कंप्यूटर डिज़ाइन की वजह से वो इतना अट्रैक्टिव लगता है और हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं। कभी कभी तो इसे देखने की वजह से हम बेकार में भी कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, वैसे तो ये दोष भी है इसका। और लास्ट, विज्ञापन जो होता है वो मितव्ययी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। वैसे तो देखो विज्ञापन में बहुत लागत आती है, पैसा लगता है, लेकिन कैसे हम इसको मितव्ययी कहते हैं? क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है। आपने इको में ज़रूर प्रति इकाई लागत निकालनी सीखी होगी। तो अगर 1 करोड़ रुपए लागत है और 1 करोड़ ही लोग देख रहे हैं उस ऐड को एक बारे में, तो प्रति व्यक्ति कितनी लागत हो गई? 1 रुपये। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस विज्ञापन को एक व्यक्ति के ऊपर 1 रुपया खर्च हो रहा है। तो विज्ञापन की जब बहुत सारे लोग उसे एक बार देखते हैं तो उसकी प्रति व्यक्ति लागत जो होती है वो बहुत कम आती है। तो हम विज्ञापन के लाभ अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रवर्तन मिश्र के कितने घटक होते हैं? विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन और जनसंपर्क। तो अभी हमने विज्ञापन के बारे में डिस्कस किया। 3 विशेषताएं पढ़ी विज्ञापन की, कौन सी? भुगतान स्वरूप, भुगतान के बदले में बोलता है हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें। अव्यक्तिगत, दोस्त को खिला पिला के बुलवाते हैं कि भाई बोल मैं बहुत अच्छा हूँ। और चिन्हित विज्ञापनदाता। ठीक है, 3 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसे नोट कर लेना बेटा, अच्छे से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय संवर्धन के बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि आप इसे सब चीज़ों को नोट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे धोखा नहीं देना।